नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीतिकाल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम रीतिकाल शुरू कर चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने रीतिकाल का नामकरण जाना, उसका विभाजन जाना और कितनी धाराओं में यानी 3 धाराओं में जो रीतिकाल बटा हुआ है उसके बारे में हमने जाना। तो अभी हम रीतिबद्ध धारा की शुरुआत कर चुके हैं। रीतिबद्ध धारा जिसमें से केशवदास और सेनापति के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो अन्य कवियों के नाम रखे हैं, जैसे मतीराम, जसवंत सिंह, देव, पद्माकर और भिखारीदास, उन सभी कवियों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू की जाए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा की, जिसमें हम आज शुरू करते हैं पहले मतीराम के बारे में। तो जानते हैं मतीराम। देखिए, मतीराम का सबसे पहले बात करेंगे तो जन्म 1617 ईस्वी में हुआ। इनके भाइयों के नाम चिंतामणि, त्रिपाठी और भूषण, ये इनके भाई हैं, भाइयों के नाम हैं। ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रीतिकाल में जितने भी कवि रहे हैं वो ज़्यादातर राजाओं के आश्रय में रहे हैं और उन्हीं राजाओं के आश्रय में रहते हुए उन्होंने उनकी प्रेम का और उनकी बड़ाई प्रशंसा करने के लिए जो रचनाएं की हैं वो सारी रीतिकाल के अंतर्गत आती हैं। और इसीलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम प्रसंग वाली रचनाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो अब देखते हैं, मतीराम भी कई सारे राजाओं के आश्रय में रहे हैं और उन्हीं के आश्रय में रहते हुए उन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं। जिसमें से पहली रचना की है मैं बात करूं तो ये पहली रचना है इनकी फूल मंजरी। रचना मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। फूल मंजरी ये किसके आश्रय में रहते हुए लिखी इन्होंने? तो जहांगीर के आश्रय में रहते हुए लिखी है। जहांगीर अकबर का बेटा, उनके आश्रय में रहते हुए फूल मंजरी लिखी है और इसके 60 दोहों में किसी एक ही फूल के बारे में बताया गया है। यानी इसमें 60 दोहे हैं और उसमें एक फूल का वर्णन है। ये पहली रचना हो गई इनकी। दूसरी बात करते हैं तो इनकी दूसरी रचना है रसराज, एक रचना है ललित ललाम और सतसई। रसराज 1663 में लिखी गई। ये एक श्रृंगार निरूपण रचना है। ये आपको ध्यान रखना है, श्रृंगार निरूपण रचना है। ललित ललाम 1664 में लिखी इन्होंने और ये अलंकार निरूपण रचना है। सतसई 1681 में लिखी और सतसई में एक फेमस रचना है बिहारी सतसई। ये जो सतसई इन्होंने लिखी है ये उसी का अनुकरण है। ठीक है, उसी को देखते हुए लिखी गई है। बिहारी सतसई का अनुकरण है ये। अगली रचना है अलंकार पंचाशिका। ये 1690 ईस्वी में लिखी गई और जैसे कि नाम है अलंकार पंचाशिका, उसी से आप याद रखें कि एक अलंकार निरूपण रचना है। ठीक है। नेक्स्ट जो रचना है वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी का एक और भी नाम बताया जाता है छंदसार। ठीक है, ये इसका अन्य नाम है। ये 1701 ईस्वी में लिखी गई और ये
छंदसार, जैसे आप नाम से याद रखें, ये छंद निरूपण रचना है, इसमें छंदों के बारे में बात की गई है। और ये याद रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने इस वृत्त कौमुदी रचना को शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। राजा शंभुनाथ सोलंकी, उनका मानना है कि ये जो रचना है वो मतीराम ने राजा शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखी थी। इनकी अन्य 2 रचनाएं लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार, ये दोनों ही रचना अनुपलब्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं है हमारे पास। और मतीराम के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, फूल मंजरी, रस राज, ललित, ललाम, सत्सय, ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं और एग्जाम में पूछी गई हैं। एक चीज़ सर्वमान्य तौर पे जो मतीराम की पहली रचना है वो फूल मंजरी को माना जाता है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी पहली रचना माना है रस राज को, ये आप याद रखिए। अगली बात करते हैं अब जसवंत सिंह के बारे में। आइए अब बात करते हैं जसवंत सिंह की। इनके बारे में जो याद रखने वाली बातें हैं, पहली बात कि इनका समय तो 1626 से 1688 ईस्वी इनका समय रहा। जसवंत सिंह मारवाड़ के नरेश थे, यानी मारवाड़ के राजा रहे। जो जसवंत सिंह है वो साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह की 2 तरह की रचनाएं मिलती हैं, साहित्यिक और आध्यात्मिक रचनाएं। दोनों तरह की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, साहित्यिक और आध्यात्मिक। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। पहली रचना की बात करेंगे जिसका नाम है भाषा भूषण। इसके अंदर 212 दोहे हैं। ठीक है, ये एक लक्षण ग्रंथ है और ये किस रचना को आधार मान के लिखी गई है तो वो भी ध्यान रखना है। चंद्रालोक ग्रंथ, ये इसका आधार ग्रंथ है। ठीक है, आधार मानकर इसको लिखा गया है। भाषा भूषण मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है जसवंत सिंह की, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, प्रबोध चंद्रोदय जो रचना है वो संस्कृत का एक नाटक है, प्रबोध चंद्रोदय के ही नाम से उसका अनुवाद है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, अपरोक्ष, सिद्धांत। सिद्धांत बोध, और सिद्धांत सार। तो ये है जसवंत सिंह के बारे में जो आपको याद रखना है। इसमें भाषा भूषण मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, वो आपको ज़रूर याद रखनी है और इसके बारे में भी आप याद रखें डिटेल में। बाकी सभी रचनाओं के आप नाम याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है इनका जन्म, मृत्यु और
कि ये भी पूछा जाता है कि साहित्य के हिंदी साहित्य के प्रधान अध्यापक और आचार्य के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, तो जसवंत सिंह, जिनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देव की। आइए बात करते हैं महाकवि देव की। इनका जो समय रहा 1673 से 1767 ईस्वी। इनका मूल नाम देवदत्त, इनका मूल नाम था देवदत्त, और ये आचार्य और कवि दोनों ही रहे हैं। आचार्य और कवि दोनों के रूप में फेमस रहे हैं ये। भक्ति काल में मैंने आपको पढ़ाया था कि हित हरिवंश का जो अनन्य संप्रदाय है, अनन्य संप्रदाय हित हरिवंश का, उसमें ये देव दीक्षित हुए थे, इस संप्रदाय को मानते थे, दीक्षित हुए। रसवादी आचार्य हैं, ये भी पूछा जाता है, रसवादी आचार्य हैं महाकवि देव। और कई सारे आश्रयदाताओं के आश्रय में ये रहे हैं, जिसमें से एक आजम शाह फेमस है, आजम शाह इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। तो ये हैं देव की, महाकवि देव की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से ज़्यादातर भाव विलास, अष्टयम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, सुजान विनोद, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और इनके बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा जो डिटेल है वो जान लेते हैं जल्दी से। इनकी रचनाओं में जो आपको याद रखना है कि भवानी विलास, भवानी विलास जो है, भवानी विलास के नाम से ही याद रखें। भवानी वैश्य नाम के इनके एक आश्रयदाता रहे हैं, उनको समर्पित है भवानी विलास, भवानी वैश्य, भवानी दत्त वैश्य को। कुशल विलास कुशल सिंह को समर्पित है, ये भी इनके आश्रयदाता रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद्रिका। प्रेमचंद्रिका जो है ये उद्योत सिंह को समर्पित है, उद्योत सिंह, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अष्टयाम में विभिन्न प्रदेशों और अलग अलग जगहों की जो नायक और नायिका हैं उनका वर्णन है, उनके विलास का, उनके पहरों का वर्णन है, 8 पहरों का वर्णन है। और जाति विलास में दूसरे देश प्रदेश की सभी जाति और स्त्रियों की दशा का वर्णन है जाति विलास में।
तो ये थी कुछ रचनाएं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भाव विलास, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, राग रत्नाकर। राग रत्नाकर में राग रागनियों का वर्णन है, सुजान विनोद। ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं, जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले कवि की। आइए बात करते हैं अगले रचनाकार भिखारी दास की। भिखारी दास का जो रचना काल है, रचना काल मैं यहाँ पर बता रही हूँ, 1728 से 1750 ईस्वी तक इनका रचना काल माना जाता है। ठीक है, इस बीच की लिखी हुई रचनाएं हमें प्राप्त होती है। और इनके जो आश्रयदाता हैं, आश्रयदाता का नाम है हिंदुपति सिंह। हिंदुपति सिंह। ये भिखारी दास के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। पहली रचना है नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, और अमरकोश। ये हैं भिखारी दास जी की कुछ रचनाएं, जिनमें से काव्य निर्णय और शतरंज शतिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है जो आपको याद रखनी है। इनके नाम याद रखें। और इसमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है भिखारी दास के बारे में कि उनकी रचना का नाम क्या है और ये किसके द्वारा रचित रचना है। ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आश्रयदाता के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो नाम भी आप ज़रूर याद रखें। अब बात करते हैं अगले कवि पद्माकर की। सॉरी, ये लास्ट जो कवि हैं पद्माकर, इसके बारे में पढ़ने से पहले ही वीडियो पॉज हो गई थी और मुझे पता नहीं चल पाया। तो अभी मैं आपको इसके बारे में एक बार दोबारा फिर से डिटेल में बता रही हूँ। पद्माकर के बारे में मैं लिख चुकी थी यहाँ पहले ही। जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो ये हैं कि पद्माकर जयपुर के राजा, जयपुर के एक राजा हैं प्रताप सिंह जिनका नाम है, उन्होंने पद्माकर को कवि राज शिरोमणि होने की उपाधि दी थी। ठीक है, वो उपाधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो उपाधि उन्हीं कवियों को दी जाती थी जो उनके राज्य में सबसे बेस्ट होते थे। तो इन्हें पद्माकर को ये उपाधि दी कविराज शिरोमणि की। किसने दी? तो जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने दी। और पद्माकर की जो रचनाएं हैं उन सभी के नाम हम देख लेते हैं। पहली रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। ये सभी पद्माकर की रचनाएं हैं और ये सारी पांचों रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। इसके अलावा प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन और अलीजहा प्रकाश, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। ये था पद्माकर के बारे में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे अगली वीडियो में हम रीतिबद्ध धारा के उन सभी कवियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी विभाजन में स्थान नहीं दिया है, लेकिन बाकी सभी विद्वानों के विभाजन के अंतर्गत जिन्हें रीतिबद्ध धारा का कवि ही माना जाता है, उन सभी कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर। धन्यवाद।